हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है? एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जो जेनेटिक्स टर्म है ये फर्स्ट टाइम यूज करी थी डब्ल्यू वेटसन ने 1905 में। अब जेनेटिक्स में हेरिडिटी और वेरिएशन क्या है? हेरिडिटी क्या है? हमारे पास ट्रांसमिशन होता है या ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या हम ये भी बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। ऑफस्प्रिंग जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है वो प्रोडक्ट होता है जिसमें दो पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशन का मतलब होता है विविधता। अब ये वेरिएशन मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकती हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से देखने में अलग हो सकती हैं, जैसे हाइट सबकी अलग होती है, आई कलर अलग होता है, तो ये मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस हैं। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन हो सकती हैं जो आपकी बॉडी फंक्शन पे डिपेंड करती हैं, जैसे सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। स्वेटिंग जो आपकी स्वेटिंग में डिफरेंसेस आते हैं वो आपके फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। साइटोलॉजिकल का मतलब है सेल लेवल के ऊपर डिफरेंस या वेरिएशंस। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन की बात कर लेते हैं तो उनके सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं पी प्लांट की तो 14 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये होगी साइटोलॉजिकल वेरिएशन। उसके बाद है बिहेवियरिस्टिक वेरिएशन, जो बिहेवियर में हैबिट में जो वेरिएशंस आती हैं, जैसे एंगर है, गुस्सा है, काल्मनेस है, तो ये वेरिएशन जो हैबिट्स में बिहेवियर में दिखें उनको बिहेवियरिस्टिक वेरिएशन कहते हैं। और ये हर इंडिविजुअल्स में अलग अलग होती हैं और हर ऑफस्प्रिंग में, चाहे वो सेम पेरेंट्स के हों, उनमें भी ये अलग अलग देखने को मिलती हैं। उसके बाद बात कर लें कि वेरिएशन कितने टाइप की होती हैं, तो वेरिएशन दो टाइप की होती हैं। पहली है हेरिडिटरी वेरिएशन और दूसरी है एनवायरमेंटल वेरिएशन। हेरिडिटरी वेरिएशन वो वेरिएशंस होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन हो जाती हैं थ्रू जीन्स के थ्रू। लेकिन एनवायरमेंटल वेरिएशन वो होती हैं जो किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से बॉडी में आती हैं, जैसे स्किन का टैन हो जाना सनलाइट में, ये आपकी क्या है? एनवायरमेंटल वेरिएशन है। मसल इंक्रीज कर जाना एक्सरसाइज के दौरान, ये एनवायरमेंटल वेरिएशन है। तो ये वेरिएशंस पास ऑन नहीं होती हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। उसके बाद अगर हम बात कर लें नेक्स्ट टर्म की, तो ये है क्लोन। तो क्लोन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम हो, जिनमें किसी भी तरीके की कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म मोनोपेरेंटल होते हैं, मतलब डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है जिसमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती है। अगर हम बात कर लें ग्रेगर जोहन मेंडल की, तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेरिडिटी के ऊपर काम किया, इनहेरिटेंस के ऊपर काम किया, जिन्होंने बताया कि जो करेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं थ्रू जीन्स। हालांकि इन्होंने जीन की जगह पे फैक्टर वर्ड यूज करा और बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया जीन से। तो सबसे पहले काम इन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर, हेरिडिटी के ऊपर इन्होंने किया, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इनका बर्थ हुआ था 1822 में और इनकी डेथ हुई थी 1844 में। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में जरूर आते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स ये कहा जाता है डब्ल्यू वेटसन को, जिन्होंने टर्म जेनेटिक्स भी दी थी। अब इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मेंडल के काम को पॉपुलराइज्ड किया था, और मेंडल ने जो हेरिडिटी के लॉज दिए थे उनको भी इन्होंने आगे जो है वो फॉरवर्ड किया था, तो इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। उसके बाद आते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ये कहा जाता है थॉमस हंट मॉर्गन को। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करा था कि किस तरीके से कैरेक्टर्स जो है वो पास ऑन होते हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स की, ये है ए गैरोड।
इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर करा था ह्यूमन के अंदर एक मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर, एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। नाम है एल्केप्टुनेरिया। इसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि जब यूरिन एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है, इसलिए इसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहा जाता है। और ये डिजीज होता है एक एंजाइम ना बनने की वजह से, जिसका नाम है होमोजेनेटिसिस एसिड ऑक्सीडेज। तो इसकी कमी से ये डिजीज हो जाता है। मेंडल की बात कर लें तो इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था गार्डन पी के ऊपर, और ये एक्सपेरिमेंट 7 साल तक चला था। ईयर याद रखना है 1856 से 1863 में। गार्डन पी पाइसम सेटिवम, जिसका साइंटिफिक नेम है, एक डिप्लॉयड प्लांट है। क्रोमोसोम नंबर 14 प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर। और मेंडल ने जो अपने लॉज दिए थे, 3 लॉ, वो दिए थे हमारे पास 1865 में। मेंडल की डेथ के बाद 1900 में मेंडल के जो लॉज हैं उनको रीडिस्कवर्ड किया गया इंडिपेंडेंटली। मतलब ये जो 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इनके लॉज को वापिस से रीडिस्कवर करा, रीस्टडी करा अलग अलग जगह पे। लेकिन इनका जो काम सेम फील्ड में था, तो इनको एक साथ ही स्टडी किया जाता है। पहले साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी वरीज, ये हॉलैंड से थे। कार्ल स्कोरन्स, ये जर्मनी से थे। और एनरिक वॉन थशरमार्क, ये ऑस्ट्रिया से थे। तो ये आपने टर्म्स याद रखनी है। उसके बाद हम अगला स्टडी करेंगे कि मेंडल इतने सक्सेसफुल क्यों हुए और मेंडल ने कौन से करेक्टर्स जो है वो चूज करे। तो ये 7 पेयर ऑफ करेक्टर्स हैं जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वो चूज करे थे।